नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर जो किसी भी विषय पर अगर जो आप हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विषय पर अपनी निजी विषय जो भी आपके विधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आप उस पर विधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का एक वीडियो एक ऐसे विषय पर आधारित है जिसका हम वर्णन करने वाले हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल देख के जो आपको वीडियो का विषय वो अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है। आज का वीडियो इस विषय पर आधारित है, जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो समाज में न्याय दिलाने का जो काम करता है, जो उसका प्रयास करता है, उसी के जो अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के अधिकारों को संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि अगर जो उसके अधिकार अगर जो संकलित हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, तो वो फिर अपने जो समाज में जो भी व्यक्ति अगर जो निकल के सामने आता है उसको न्याय दिला पाने में वो कहीं ना कहीं रूप से वो बाध्यकारी नहीं हो पाएगा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उसके कहीं ना कहीं हाथ पैर बंधे होंगे, वो खुल के अपनी बात नहीं कह सकता है। क्योंकि जब कोई किसी भी व्यक्ति के पास अगर जो कोई समस्या आती है तो वो समस्या का निराकरण करने के लिए कोई भी एक आम आदमी होता है। कोई उसकी बात अगर जो शासन में नहीं सुनवाई होती, उसके प्रशासन में नहीं सुनवाई होती है, अगर उसके सबसे पहले अगर जो वो कोई भी समस्या लेकर अगर जो थाने के सामने प्रस्तुत होता है तो थाने से भगा दिया जाता है। उसकी कार्यवाही, उसकी जो पीड़िता है वो उसके आधार पे जो उसकी पीड़ा है, जो उसकी समस्या है, उसका निराकरण नहीं हो पाता है। तो सारे दरवाजे में जाने के बाद जब उसको विफलता मिलती है तो अंत में वो एक अधिवक्ता के पास पहुंचता है और अधिवक्ता के पास पहुंचने के बाद भी फिर वो समुचित तरीके से कहीं से न्याय पाने के लिए एक आशा रखता है। उसको ये विश्वास होता है कि हमें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है, हमारी समस्या पे शासन ने कोई प्रयास नहीं किया, हमारी समस्या पे प्रशासन ने कोई भी हल नहीं निकाला, ना ही कोई मदद किया। तो अंत में वो निराश होकर या विवश होकर न्यायालय की शरण में आता है। और न्यायालय में शरण आने के उपरांत तो सर्वप्रथम जो अपना साथी चुनता है वो किसी अधिवक्ता के माध्यम से ही जाता है माननीय न्यायालय के समक्ष, क्योंकि इतनी उसको विधिक जानकारी नहीं हो पाती है जिसके बल पर वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके या वो अपने जो समस्या है, जो उसकी लीगल समस्या है, वो उसका निराकरण कर सके। इन्हीं विषयों के साथ में आज के विषय में हम ये चर्चा करेंगे कि जो अभी नया बिल पास हुआ है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1961, जिसमें कि संशोधन किया जा रहा है, उसको नए तरीके से नए रूप में लागू किया जा रहा है। तो उसमें कुछ जो धाराएं हैं उनको चेंज करके या उनको संशोधित करके एक नए रूप में देने के लिए उसका प्रयास किया जा रहा है। तो एक एक करके हम एक धारा का आज हम लोग वर्णन करेंगे, उसका विस्तार पूर्वक कुछ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी धाराओं को संकलित करके या उनको संशोधित करके एक नई धारा जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उस नई धारा को जुड़ने के बाद अधिवक्ता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा ही है, उसके साथ में न्याय व्यवस्था यानी कि हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 4 की, जो एक कमेटी गठित करने की बात करते हैं, जिसमें बार काउंसिल की जो भी कमेटी होगी, जो कार्यकारिणी होगी, उसमें ये सरकार का प्रयास है, ये उन्होंने प्रावधान किया है कि उस कार्यकारिणी में हमारे जो सरकार के 3 सदस्य उसमें भी पदाधिकारी होंगे। तो ये हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो उसमें सही रूप से पूर्ण रूप से हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कार्यकारिणी होती थी उसमें सभी अधिवक्ता होते थे। तो उन अधिवक्ताओं को ना रख के सरकार के एक जो नामित व्यक्ति हैं वो उसमें पदाधिकारी होंगे। तो इसके बल पे हम ये कह सकते हैं कि सीधे तरीके से गवर्नमेंट का यानी कि सरकार का बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कहीं ना कहीं इंटरफेयर रहेगा। और इंटरफेयर तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ कहीं ना कहीं से कोई कंट्रोलिंग भी अथॉरिटी जरूर इनॉग्रेट होगी, जिससे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने के बाद ही सभी जो देश के जो अधिवक्ता हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है, उनको सही तरीके से जैसे चाहे वैसे उस तरीके से मोड़ा जा सकता है। और इसी के साथ में नेक्स्ट एक जो धारा जो संशोधित की गई है वो सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में बिहेवियर ऑफ द एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता के व्यवहार पे चर्चा की जाएगी। अगर जो कोई भी अधिवक्ता उसका अगर जो मिसकंडक्ट है या उसका कोई आचरण
आचरण ठीक नहीं है तो उस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड वो जज होगा। उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिटायर्ड जज होगा या उसके द्वारा जो भी नामित व्यक्ति होंगे उसमें 2 हाई कोर्ट के पूर्व जज रहेंगे और उसके साथ में एक वरिष्ठ अधिवक्ता होगा। तो 3 लोगों की एक ऐसी कमेटी बनाएगी जो एक अधिवक्ता की ये जांच करेगा कि उसका जो मिसकंडक्ट या उसका बिहेवियर सही है अथवा नहीं सही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी तक जो जैसा होता आया हुआ, तो जो भी कमेटी बनती थी वो उसमें अधिवक्ताओं के द्वारा सही रूप से उसको गठित किया जाता था, वही उस पर फैसला लेती थी। लेकिन इस तरीके की अगर जो ये कमेटी गठित होती है तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरफेयर रहेगा, उसको कहीं तरीके से उसको कंट्रोलिंग किया जा सकता है, जो स्वतंत्रता रूप से कहीं भी किसी भी न्यायालय में अपनी बहस कर सकता है। तो इन सब सारे बैरियर को इम्पोज करते हुए उसकी स्वतंत्रता पर एक तरीके से प्रहार होगा। और इसी के साथ में और एक धारा है सेक्शन 24A एंड B। इन दोनों धाराओं में एक तरीके से और भी संशोधन करने का प्रयास किया गया, एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है कि अगर जो कोई भी अधिवक्ता है उसको किसी भी अपराध में अगर जो 3 साल के से ज़्यादा या 3 साल तक अगर जो कोई भी सज़ा अगर जो हो गई है तो उसके उपरांत भी वो उसको एडवोकेट के जो प्रैक्टिस है यानी कि जो विधि व्यवसाय करने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा और उसको तुरंत उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और वो कभी भी फिर कभी अपना विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। और इसी के साथ में सेक्शन 26A है जो एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि जो एक जब कभी भी कोई समाज में गलत व्यवस्था होती है या कोई गलत कानून बनाया जाता है तो जब कभी समाज में कोई चीज़ गलत होती है तो उसको अधिवक्ता के माध्यम से या अधिवक्ता उसको सही रूप से संगठित रूप से उसको सही तरीके से समझ के और उसमें एक नया परिणाम जो भी निकलता है उसमें उसको अधिवक्ता को हड़ताल करने से या उसको कहीं तरीके से बाइकआउट करने से बिल्कुल भी निषिद्ध कर दिया जाए। वो इस तरीके की कोई भी हड़ताल या कोई भी एडजर्न प्रोसीडिंग या एडजर्न फॉर द डे नहीं कर सकता। अगर जो ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस यानी कि उसका जो अधिवक्ता होने का जो प्रमाण पत्र है स्टेट बार काउंसिल से उसका सस्पेंड कर दिया जाएगा। अधिवक्ता के पास जो अपने राइट प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने प्रोटेस्ट करने के लिए जो उसका एक इक्विपमेंट है जो कि कहीं से किसी भी तरीके से हड़ताल भी नहीं कर सकता और उसको ज़बरदस्ती जबरन उसको काम करना ही करना होगा। इस तरीके की धारणा के साथ एक नया संशोधन और इस तरीके के नए प्रावधान अंगीकृत किए गए हैं जो संशोधन बिल जो पेश किया गया है। और इसी के साथ में एक जो दूसरी धारा है सेक्शन 35A, ये ऐसा एक प्रावधान है, एक ऐसा एक ये संशोधन किया गया है जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि अधिवक्ताओं को कोई भी अगर जो न्यायाधीश या कोई न्यायिक अधिकारी वो अगर जो कोई गलत आचरण करता है, ऐसा भी देखने को सामने मिलता है कि जो अधिवक्तागण है वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट का बाइकआउट करते हैं, वो पूरी तरीके से न्यायिक कार्य को बाधित नहीं करते हैं, जिससे एक अगर जो व्यथित होते हैं केवल उस कोर्ट का अगर जो वो बाइकआउट करते हैं उससे वो व्यथित होते हैं। तो उस तरीके के बाइकआउट वो उस तरीके की जो कार्य से व्यथित करना, कार्य को स्थगित करने से भी रोकती है। अगर जो ऐसा इस तरीके से किया जाएगा तो उसके खिलाफ की कार्यवाही अग्रसारित कर दी जाएगी। बात यहीं पर नहीं खत्म होती, इसके अतिरिक्त भी और है सेक्शन 49A जो एक सही तरीके से किसी भी पक्ष में किसी भी तरीके से एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका एडवोकेट की जो कार्यकारिणी है उनकी जो कमेटी उसका सीधे तरीके से इंटरफेयर है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आदेश, कोई भी मनमाना ऑर्डिनेंस उसको थ्रू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू से उसको लागू कराया जा सकता है। यानी कि कोई भी आदेश वो उचित हो या अनुचित हो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन कर सकती है कि इस तरीके का ये आदेश इसको पूरे भारतवर्ष में जो भी अधिवक्तागण है उनके ऊपर लागू कराया जाए। और बात यहाँ पे नहीं खत्म होती, इसके अतिरिक्त भी एक बिंदु और बचता है, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बाहरी जो संस्थाएं हैं, बाहरी जो ताकतें हैं उनको इंडिया में इंटरफेयर करना और जो इंडिया के जो एडवोकेट हैं वो जो उनकी जो आवाज़ है उनका दमन किया जाना चाहिए कि वो कहीं से उनकी आर्थिक स्थिति ना मजबूत होने पाए, वो कहीं से मजबूत ना होने पाए, जो उनके खिलाफ जो कोई भी गलत कोई काम हो रहा हो उसके खिलाफ वो आवाज़ भी ना उठा सके। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया के जो बाहर की जो और कंट्री के जो लॉ फर्म हैं जो वहाँ के एडवोकेट हैं उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उनकी अनुमति प्रदान करना। क्योंकि अभी तक जो ये आया है कि अभी तक जो इंडिया के कोर्ट में उसको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पे एडवोकेट करने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत उसको इंडिया में एडवोकेट के तरीके से उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये एक कंपलसरी थी। तो इसको ख़त्म करके एक जो फॉरेनर भी हैं, जो फॉरेनर की जो बाहर की जो दूसरों कंट्रियों की जो लॉ फर्म है जो वहाँ के एडवोकेट हैं उसको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति प्रदान कर रहे हैं। इससे कि जो हमारे जो लोकल एडवोकेट हैं, जो हमारे जो
किसी भी तरीके से जो अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट में जो अपना विधि व्यवसाय कर रहे हैं उन पे सीधे तरीके से उनका दमन करने का ये एक प्रयास है कि अगर जो कोई बाहर की कंपनी है, अगर जो इंडिया में अगर जो ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो वो अपना एडवोकेट अपनी कंट्री का ही लेकर आएगा जो कि यहाँ इंडिया में प्रैक्टिस करेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ इंडिया का जो एडवोकेट होगा, जो यहाँ से रजिस्टर्ड होगा, उसको ये मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। वो अपने लॉ को, जो दूसरी कंट्रियों के जो लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग, जो दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनियां हैं वो अगर जो उनका डिस्प्यूट अगर जो इंडिया में होता है तो वो जाहिर से तौर पे वो इंडिया के एडवोकेट को अपॉइंट नहीं कर सकती हैं। वो अपने जो उनके कॉर्पोरेट लॉयर हैं उनके थ्रू ये केस कंटेस्ट करवाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो लोकल जो इंडिया के जो इंडियन एडवोकेट हैं जो किसी तहसील में प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उनके अधिकारों का ये हनन है, ये उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते किसी और एक वीडियो में। और अगर जो इस तरीके की जानकारी के लिए अगर जो आप फर्दर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इस बिल के पास होने के बाद में। तो आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।